नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में जो एसआईआर को लेकर के, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा हो रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी हों, मुकेश सहनी हों, सभी इतने नेता हैं वो वोटर अधिकार यात्रा में जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी पटना में भी 12 रोड शो करने वाले हैं, लेकिन अब तक महज 1,89,000 ही आवेदन पाए गए हैं। 7 दिन बचे हुए हैं, जिसमें सुधार कार्य करना है। आरजेडी की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन अब बात हो रही है गठबंधन की। गठबंधन कितना मजबूत है, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। लोगों के बीच में तो गए, जनता के आदर्श में गए, लेकिन फेस पर बात होती है। फेस को लेके कांग्रेस में क्या खींचातानी है। हमारे साथ असित तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रखर वक्ता है जेडीयू के अभिषेक झा जी, बहुत स्वागत है। हम बात पहले असित तिवारी जी से शुरू करेंगे। व्हाट्सएप की जलाई चलो। क्या लगता है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, एकजुटता तो खूब दिखी। अब चुनाव में भी ये एकजुटता दिखेगी और चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें संदेह की कोई जरूरत नहीं है कि चुनाव में एकता दिखेगी या नहीं दिखेगी। अभी एकता दिख रही है और ये एकता चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद तक भी दिखेगी, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात चेहरे की, मुझे याद है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब एनडीए चुनावी मैदान में दोबारा उतरा, हमारा गठबंधन था यूपीए। कोई चेहरा हमने पेश नहीं किया था और बिना कोई चेहरा पेश किए एनडीए के तब के सबके लोकप्रिय नेता अटल जी के नेतृत्व वाले एनडीए को हमने हराया भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। बाद में वो एक टर्म और आए, 10 साल तक सरकार चली, लेकिन हमने कोई चेहरा नहीं पेश किया था। कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव में चेहरा पेश करके ही मैदान में उतरा जाए। अभी कुछ दिन पहले यही प्रश्न अमित शाह जी से भी एक पत्रकार ने पूछा था और अमित शाह जी ने भी कहा था कि समय आने पर तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कोई जरूरी, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा कि अमित शाह जी ने कह दिया तो बड़ा गलत कह दिया। असित जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम कौन होगा ठीक है, वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारे स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, ऑलरेडी हैं, बहुत पहले से हैं। और जाहिर सी बात है कि जो स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन होता है किसी भी गठबंधन का, वो उस गठबंधन को लीड कर रहा होता है। वो स्पष्ट है कि वो लीड कर रहे हैं और उन्हें आगे करके हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें आगे करके बिहार का चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक झा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इधर। वोटर अधिकार यात्रा में लोग भी काफी जुट रहे हैं और समझ सकते हैं आप आगे आने वाले दिनों में एनडीए का हाल बुरा होना है, तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। एक से एक दृश्य आलोक जी हमको दिख रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वोटर अधिकार यात्रा से अगर फायदा पॉलिटिकली किसी को होगा तो वो एनडीए का कुनबा है। आप सोचेंगे कि भाई वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए को फायदा कैसे? वो यूं है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, करप्शन पर बात करते, कैसे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बेरोजगारी की बात करते, तो शायद जनता से कनेक्ट हो पाते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल हित को साधने के लिए ऐसे मुद्दे को उठाया जिसका जनता से सरोकार नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो ये बहुत बुरी बात है और बड़ी बात भी है, और ये किसी के भी वोटिंग राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, मुझे लगता है साजिशन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव जी को अपने पीछे पीछे घुमाना शुरू किया है, इससे उनको नुकसान होगा। और नुकसान कैसे बढ़ा रही है मैं आपको बताता हूं। किस यात्रा में शामिल होने के लिए किनको बुला लिया है? स्टालिन साहब को, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कहा था आपको याद है? आपको मालूम है कि बिहार में हम सब जितने लोग हैं, आप भी हैं और भी अन्य लोग हैं, सितना तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, सब कितने धार्मिक रहते हैं और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को इस तरह से कोई ठेस पहुंचाएगा तो वैसे व्यक्ति का चेहरा देखना भी बिहार के लोग पसंद नहीं करेंगे, तो उनको अपने साथ गाड़ी पर बिठा के घुमा रहे हैं। बुलाया किनको है? रेवंत रेड्डी जी को, जिन लोगों ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, सवाल खड़े किए थे। तो तेजस्वी यादव जी के लिए सारे जो एपिसोड्स, इश्यूज हैं वो बैकफायर हो रहे हैं। फिर भी तेजस्वी यादव जी शायद मन मार के इनके साथ घूम रहे होंगे, इस उम्मीद में घूम रहे होंगे कि राहुल जी का मन, कांग्रेस पार्टी का दिल पिघलेगा और शायद उनको भी सीएम कैंडिडेट ये बना देंगे। आपने देखा कि कई बार इस यात्रा के दौरान
तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी को पीएम तक बता दिया, और पीएम बनाने की बात भी कही कि कहीं दिल पसीज जाए और कहीं हमारी भी बात वो कर दें। लेकिन जब आप मीडिया के साथियों ने साफ तौर पर उनसे सवाल पूछा तो किस तरह से झेप गए, कितना दिल दुखा होगा तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का और पूरे आरजेडी के कुनबे का, वो तो वही लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो खैर ये जो यात्रा हो रही है हमारे हिसाब से पॉलिटिकल नौटंकी है। इसी बहाने आप तो चाह रहे हैं कि थोड़ी लड़ाई लग जाए, लड़ाई लगाना चाह रहे हैं आप। अच्छा, अगर समन्वय, जैसे हमारे यहाँ समन्वय है तो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि एक साथ हो रही है। एनडीए के बैनर तले प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में आरजेडी के लोग शामिल हो गए, अमित आरजेडी शाह के ने ये कहा प्रोग्राम कि में नहीं कहा कि मुख्यमंत्री मुकेश कौन सहनी होंगे, शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा, ये कहा ना। उन्होंने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार अरे भाई, होंगे, आप उन्होंने भी कहा कि एक नीतीश एक कुमार बयान का को आप नेतृत्व मिसकोट में कह रहे रहेगा। हैं। आप जाकर पूछ लीजिए बीजेपी की किसी भी टॉप लीडरशिप पे। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री कोई किसी पार्टी, किसी गठबंधन और किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से नहीं बनता है, आम जनमानस के आशीर्वाद से बनता है। चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, चाहे आज तक कोई मुख्यमंत्री बना भी उस बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद रहा है, तभी तो गठबंधन का स्वरूप बदलता भी रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सीधी सी बात रही है कि भाई नीतीश कुमार जी को जनता ने हमेशा मौका दिया है, हमेशा चुना है। और तेजस्वी को समझना मौका दिया ये है, जरूरी है, तेजस्वी ने भी अपने दम पर 20 में लार्जेस्ट पार्टी बनाया आरजेडी को। तो सरकार भी तो उन्हीं की बन गई थी आलोक जी। आपको मालूम है कि नहीं, बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार बन गई थी, अभी भी वही चीफ मिनिस्टर है। आप कह रहे हैं कि अभी लार्जेस्ट नहीं, पार्टी बन गई थी तो चीफ मिनिस्टर नहीं, अभी वही है चीफ मिनिस्टर, नहीं बताया आपको? नहीं वो नहीं है। ये हास्यास्पद बातें हैं ये। हमने तो उस वक्त भी नारा दिया था कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है, तो जनता अपने उस काम में लगी हुई है, तेजस्वी जी भी अपने उस काम में लगे हुए हैं। चलिए असित जी, जिस तरह से बात हो रही है तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार को जनता बनाएगी मुख्यमंत्री, ना कोई गठबंधन बनाएगा ना कोई, लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे की बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार का मुख्यमंत्री हैं और अपनी चरम लोकप्रियता काल में भी वो अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अकेले दम पर नीतीश कुमार जी, मतलब ये आश्चर्य है हिंदुस्तान की राजनीति में, एक आदमी जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री तो है, पर कभी भी अपने दम पर, अकेले दम पर वो आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन। तो ये कहना कि वो बहुत लोकप्रियता है उनकी और जनता का बहुत आशीर्वाद है, मुझे 2020 का चुनाव याद है, अभिषेक जी को भी याद होगा, ऐसा नहीं है, और आपको भी याद होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, नीतीश जी उसमें थे, बस चिराग जी नहीं थे उस गठबंधन में, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के जितने बड़े बड़े नेता थे, नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, ताबड़तोड़, धनाधन, इतने बड़े बड़े चेहरे, और उनके मुकाबिल कौन खड़ा था? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मात्र 2 लोग। और इन तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को, अकेला, आरजेडी का अकेला आदमी था वो, भाई साहब, आरजेडी का कोई दूसरा नेता प्रचार में उस तरह से नहीं जुटा था, लालू जी भी नहीं थे प्रचार में, अकेले तेजस्वी कर रहे थे, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को तेजस्वी ने बनाई, और 3 नंबर पार्टी वाला ये दावा कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय नेता, और जो बिल्कुल लोकप्रिय नहीं वो नंबर 1 हो गया। जनता ने ही ना बनाया। 2 नंबर वाली भाजपा को मजबूरी में 3 नंबर वाले को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। 3 नंबर वाले कम से कम ये दावा न करे। असित जी, कांग्रेस क्या मानती है कि अकेला तेजस्वी सब पर भारी है? कांग्रेस के मानने न मानने से फैक्ट थोड़े ही चेंज हो जाएगा। ये सच है, ये फैक्ट है कि अकेला तेजस्वी 2020 के चुनाव में दिखा चुका है कि वो सब पर भारी है। प्रमाणित सत्य है, ये तो प्रमाणित सत्य है, इसमें किसी के बयान की क्या जरूरत है। वो आदमी मोदी पर, वो आदमी अमित शाह जी पर, वो आदमी जेपी नड्डा जी पर, योगी आदित्यनाथ जी पर, इन सबकी संयुक्त ताकत पर वो आदमी, नीतीश जी की संयुक्त ताकत पर वो आदमी अकेला भारी पड़ा, और वो नंबर 1 की पार्टी बना ले गया अपनी पार्टी को। तो इस चीज को देखिए, सत्य का निषेध करके आप राजनीति भले कर लीजिए, लेकिन सत्य का निषेध करते रहिएगा तो जनता की निगाह में आप झूठे ही रहिएगा। इसलिए सत्य के साथ खड़े रहिए, और सत्य यही है कि आपकी तमाम ताकत के बाद, आपकी पूरी शक्ति के बाद, तमाम बड़े लोगों के उतरने के बावजूद एक अकेले तेजस्वी ने आप सबको धो डाला था 2020 में। इसलिए इस भ्रम को हटा दीजिए कि आप बहुत लोकप्रिय। के जवाब में एनडीए का भी सम्मेलन हो रहा है, वोटर अधिकार यात्रा के जवाब में अब तो हर जिले में एनडीए का भी सम्मेलन हो रहा है, एनडीए नेताओं का सम्मेलन हो रहा है। बहुत बहुत स्वाभाविक सी बात है
हम राजनीति कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग भी राजनीति कर रहे हैं, जदयू के लोग भी राजनीति कर रहे हैं। वो कोई कार्यक्रम जी करेंगे, उसके जवाब में हम कोई कार्यक्रम करेंगे राजनीतिक, हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम चलाएंगे, उसके जवाब में वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम चलाएंगे। ये राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है, उनको करने दीजिए। लेकिन अब वो लोग अलोकप्रिय हो चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। एक अकेला तेजस्वी सब पर भारी है। अभिषेक झा जी, आपका नेता प्रतिपक्षी बनाना है। ये तो बिहार की जनता ने ठाना है और बहुत आश्चर्य होता है। असित तिवारी जी तो बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, साफ कोई से उन्होंने इस बात को बता दिया कि तेजस्वी यादव जी ही घूम रहे थे। कांग्रेस पार्टी तो उनकी पिछलग्गू बनी फिर रही थी चुनाव के अंदर और कुछ सीटें जीत गए। और आज भी राजद के लोगों से आप इंटरनली पूछें तो वो दोष कांग्रेस पार्टी को ही देते हैं कि भाई 70 सीटें लड़ने को दी, 19 सीट महज जीत करके कांग्रेस पार्टी ने हमको हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग इंटरनली आरजेडी पर आरोप लगाते हैं कि भाई जो आरजेडी के नेताओं ने तो स्क्रीन पर कहा नहीं कभी ऐसा कि उनको अफसोस है। भाई आलोक जी मैं आपको अंदर खाने की खबरें बता रहा हूँ। आशीष जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता के साथ साथ इनका एक वास्ट करियर रहा मीडिया में भी, सारी बातों को समझते हैं। अगर आप पूछें कांग्रेस पार्टी के नेताओं से तो आपको बताएंगे वो कि भाई आरजेडी ने तो हमको जानबूझकर हारने वाली सीटें दी थी, इसलिए हमारा इतना बुरा हाल हुआ है। और आशीष जी अगर कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी मानती है कि तेजस्वी यादव जी ही सबसे बड़े नेता इनके गठबंधन के हैं बिहार के अंदर, तो दिक्कत और आपत्ति क्या है आलोक जी उनको चेहरा मानने में? जब 2020 में आपने तेजस्वी यादव जी को चेहरा मान लिया, उनके चेहरे और नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप तेजस्वी जी को चेहरा स्वीकार करने को तैयार नहीं है? इस तरह की राजनीतिक बेइज्जती का क्या मतलब है? राहुल गांधी जी क्यों झेल जाते हैं? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे का स्क्रिप्ट शायद ये है आलोक जी कि सब समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल है और ये लोग अपने हिसाब से सीटें चुनते हैं, जो बची हुई सीटें हैं वो घटक दलों में बांट देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सारे घटक दल ये कह रहे हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानेंगे, और आरजेडी के लोग कह रहे हैं पहले चेहरा मानो तब सीटें बताएंगे। तो इस तरह की नूरा कुश्ती इनके बीच लगातार दिख रही है, चल रही है आलोक जी। और हमें लगता है कि इस तरह की नूरा कुश्ती वाले गठबंधन को मौका देने में जनता की कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछली बार तो तेजस्वी यादव जी लड़े चुनाव, आरजेडी लड़ी, पूरा इनका कुनबा लड़ा, कुछ कंफ्यूजन था हमारे एनडीए के कुनबे में, कुछ साजिश हुई थी, इस वजह से बहुत सारी सीटों पर हम चुनाव मार्जिनल वोट से हार गए। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं, एनडीए का कुनबा व्यापक हो चुका है, बड़ा हो चुका है, बड़ा मजबूत है, इंटैक्ट है, जिसकी बानगी आपको दिख रही है, कार्यक्रमों के माध्यम से दिख रही है, नेताओं के बयान के माध्यम से दिख रही है और रणनीति के माध्यम से दिख रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा मुकाबला कहीं नहीं कर पाएंगे। दिख रहा है एनडीए के साथ किसने छल किया और वो लोग आज कहाँ है, ये भी दिख रहा है। ये दिख रहा है। परिस्थितियां अलग तरह की होती हैं पॉलिटिक्स में और परिस्थितियों के हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में हम किस स्ट्रेटेजी रणनीति से बढ़ रहे हैं और कौन लोग हमारे साथ हैं। आशीष जी, चेहरा, लेकिन बात सही है, चेहरा बताने में क्या दिक्कत हो रही है? या ऐसा लग रहा है कि बिना चेहरे के ही हम जीत जाएंगे? उनका चेहरा होता है तो कुछ निगेटिव पार्ट भी होता है, ये आप बात मानते हैं? ये सवाल तो अमित शाह जी से भी पूछा जा सकता था कि भाई क्या दिक्कत है। 2020 में तो इन लोगों ने ऐलानिया तौर पे चुनाव लड़ा था कि हम जीतेंगे तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। इस बार ऐलान नहीं हो रहा है। अभी तो वो कह रहे हैं किसी मामले में एक कदम तो आपसे आगे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इतना वो कह रहे हैं। अभी इतना कह दिए, 2020 के चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, सही बात है, तो कह दीजिए एक लाइन, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी भी नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। नहीं, क्यों कह दें? ये कोई संवैधानिक बाध्यता है हमारी कि हम ये कह दें? और अगर हम कह दें तो यही बात फिर एनडीए से भी कहा जाए कि अमित शाह जी कह दें, नेतृत्व में लड़ेंगे तो कह दे रहे हैं। 2020 में तो कहा था ना कि हम चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बार अमित शाह जी भी कह दे, क्यों नहीं कह रहे हैं? अमित शाह जी कोई छोटे मोटे नेता है क्या? उन्होंने अमित शाह जी को इतने हल्के में ले लिया जाए? उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि वो हम चुनाव बाद देखेंगे। मतलब भाई अमित शाह कोई चलते फिरते कार्यकर्ता यदि भाजपा के थोड़ी है। और अमित शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा हम चुनाव, ऐलान तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अभिषेक शाह जी जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये सवाल अपने अंदर जाके उन्होंने पूछा और ये कह रहे हैं साजिश? किसने की थी साजिश? किसने करवाई थी साजिश? आप उनके साथ आज भी खड़े हैं जिसने आपके साथ षड्यंत्र किया था, आप उन्हीं के साथ आज भी खड़े हैं जिसने आपके साथ षड्यंत्र करवाया था। लेकिन मैं इसमें इनको इसलिए निर्दोष मानूंगा कि भारतीय राजनीति में इस तरह की साजिशें, इस तरह के षड्यंत्र सबके साथ हुए हैं, सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हुआ।
इसलिए इसमें मैं इनको घेरने नहीं जा रहा हूँ। जो षड्यंत्र 2020 में बिहार ने देखा, उस तरह का षड्यंत्र अलग अलग राज्यों में लगभग तमाम राजनीतिक दलों को देखना पड़ा है, कांग्रेस को भी कई जगहों पर देखना पड़ा है। इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की साजिशें राजनीति में होती रही हैं। इसलिए चलिए, उस पर मैं प्रश्न नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन अगर प्रश्न चेहरे का है तो 2020 में ऐलानिया तौर पर चुनाव लड़ने वाला एनडीए इस बार नीतीश जी के नाम पर पीछे क्यों मुड़ रहा है? क्यों अमित शाह जी इधर उधर गोल मोल जवाब दे रहे हैं, स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे? ये इसका तो कुछ तो मतलब होता होगा आलोक जी। आपको लगता है, चलिए अंतिम सवाल है, इस वोटर अधिकार यात्रा की जो कड़ी है पटना पहुंचने वाली है, इससे कितना लाभ होगा? सत्ता परिवर्तन में ये कह सकें ये ताबूत में अंतिम कील होगा आपकी तरफ से? देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और आपने देखा होगा कि हमारी लड़ाई का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिन लोगों के आधार कार्ड पहले से जुड़े हुए थे वोटर लिस्ट में, उसमें भी लाखों लोगों के नाम काट दिए गए थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम आधार मानेंगे ही नहीं। उन तमाम लोगों के नाम अचानक अब आप चेक कीजिएगा तो वोटर लिस्ट में दिख रहा है। उस दिन तक नहीं दिख रहा था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के तीसरे चौथे दिन बाद अब उनका नाम दिखने लगा है। उन लाखों लोगों के नाम जुड़ गए। बाकी कई लाखों लोगों ने अभी शिकायतें दर्ज कराई हैं, उनके नाम जुड़ेंगे। आम आदमी ने देखा कि जब उनके सबसे बड़े राइट को लूटने का प्रयास हुआ, जब उनके सबसे बड़े अधिकार की चोरी हो गई, तो उनके चोरी के खिलाफ चोरों से लड़ने कौन आया? आम आदमी ने देखा कि वो कांग्रेस आई, वो इंडिया गठबंधन के लोग आए। तो निश्चित तौर पर उनका समर्थन हमें मिलेगा, क्योंकि जनता ने देखा है कि उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क पर उतरकर हम कर रहे हैं, और चोर और चोरी का साथ देने वाले सत्ता में बैठे हैं, तो इनको हटाना है, आम आदमी समझ रहा है। चलिए अभिषेक जी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहा है, बड़ा भारी पड़ने वाला है आप लोग को चुनाव में। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और जो लोग वोटों के डकैत रहे हैं उनके साथ घूम रहे हैं। मतलब ये तो गजब का नजारा है लोग जी, कि डकैतों के साथ लोग चल दिए हैं चोर को खोजने। गजब का नजारा है भाई। राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन काल रहा, लालू जी राबड़ी जी का जो समय रहा, उस समय में आपने देखा है कि किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, तो चोरी नहीं होती थी, डकैती होती थी। और जहां अब मामला इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आपत्तियां दर्ज करने का समय है, तो ये केसेस नहीं बताते हैं बल्कि ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं। कुल मिलाकर आलोक जी, मैं आपको बताता हूं कि ये लोग एक पिच तैयार कर रहे हैं। एक विद्यार्थी की तरह परिस्थिति इनकी हो चुकी है, जिसको मालूम है कि उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, सामने परीक्षा है, फेल होने वाला है, तो परीक्षा देने से पहले ही तरह तरह के बहाने बनाता है। तो उसी तरह से इनको लगता है कि हम चुनाव में हार जाएंगे, तो इससे पहले ही ठिकरा किसी पर फोड़ना है तो चुनाव आयोग पर ही फोड़ देता है। हम तो इनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि इन्हीं चुनाव आयोग के माध्यम से कराए हुए चुनाव से राहुल जी, प्रियंका जी एमपी हैं, तेजस्वी जी विधायक हैं, और आपको चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है, तो सबसे पहले अपनी सांसदीय विधायकी से इस्तीफा दे दीजिए, प्रतिकार करिए इसी बिहार के अंदर चुनाव आयोग का, तब एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि हाँ सचमुच ही चुनाव आयोग के खिलाफ है। 24 के चुनाव के बाद आप करा रहे हैं एसआईआर? इलेक्शन कमीशन कभी तो कराते हैं, नहीं कभी तो कराते, इनसे आप एफिडेविट पे साइन करा सकते हैं कि इस वक्त नहीं कराते, और लोकसभा से पहले करा रहे होते या किसी अन्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले करा रहे होते तो ये हल्ला हंगामा नहीं करते। अरे किसी आदमी को अगर कोई वो सोया हुआ हो तो उसको जगाना आसान होता है लोग, ये सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, इनको जगाना बड़ा मुश्किल है। चलिए बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव का जो पुराना कालखंड रहा है, लालू प्रसाद का, क्या वो एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस नहीं कह रही है खुलकर? ये भी एक बात है। असित तिवारी जी थे, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत तुमने कर लिया। अभिषेक झा जी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लाइव से बने रहे, देखना होगा एक अकेला तेजस्वी क्या सब पर भारी है, फिर भी कांग्रेस क्यों इतनी देरी कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।